Hello, students, and good morning to all of you. And once again, welcome to विरासत एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, विरासत एकेडमी में मैं प्रगति आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत कर रही हूँ। मैं आपको पढ़ाती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है। एंड कैसे? तो हम आपको बताने वाले हैं इसमें 50 क्वेश्चंस जो कि आपके टॉपिक वाइज कवर किया गया है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि डिमांड फंक्शन है तो डिमांड फंक्शन से हमारे ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमने हर एक टॉपिक से आपके 50 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और इस तरह से हम अब आने आने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप चाहिए प्ले स्टोर पे, वहाँ से विरासत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें हमारे सारे क्वेश्चन सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है उस पे आपको हर एक टॉपिक से हर एक यूनिट से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि बेस्ट स्कॉलर्स द्वारा तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो हम लेक्चर्स कवर करने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिए कि आपके जो CUET 2025 आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी में से पूछे जाएंगे, क्योंकि हम ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक बेस्ट टीम द्वारा तैयार करते हैं, ठीक है। जो कि एक टॉपिक को बहुत ही, है ना, बहुत ही माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल से अध्ययन करके उस पर क्वेश्चंस बनाती है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में है आपका सबसे पहला है डिमांड कर्व। स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, उन सब लेक्चर्स को आप जाइए यूट्यूब पर देखिए, समझिए, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए। और अगर आपको वो लेक्चर्स पहले से आते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करिए। पर जो एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेस्ट तरीका है एग्जाम को क्रैक करने का कि आप क्वेश्चंस पेपर डेली सॉल्व करिए, ठीक है। एटलीस्ट आप 2 घंटे टाइम निकालिए कि 2 घंटे हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है। इससे क्या होगा, पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बुकिश यू नो बुक में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे मांग वक्र क्या है या डिमांड फंक्शन क्या है, उसके बारे में पूरा पढ़ा और इलास्टिसिटी तक गए, ठीक है। फिर क्या होता है कि चीजें क्या होती हैं, भूलती जाती हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपका मन नहीं भी लग रहा है, आप बस स्टार्ट करिए कि हम चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। जैसे सपोज करो मांग वक्र क्या है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि मूल्य और मांग के बीच जैसे समझ लो संबंध है, या फिर मूल्य और आपूर्ति के बीच संबंध है, या फिर आपूर्ति और मात्रा के बीच में संबंध है, या फिर लागत या राजस्व के बीच में संबंध है। तो आंसर तो हम क्या जानते हैं कि मांग वक्र, मांग मतलब मांग क्या होता है कि किसी निश्चित समय अवधि में, ठीक है, कोई भी जो गिवन प्राइस हो, ठीक है, किसी भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा। तो मूल्य मतलब गिवन आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्राइस होगा, प्राइस और वस्तु का जो मांग होगा उसके बीच के संबंध को क्या दिखाता है, आपका मांग वक्र दिखाता है, ठीक है। तो किसमें दिखाते हैं, व्हाट डज द डिमांड कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। ये आंसर सही है। लेकिन पढ़ने का तरीका और क्या है, पढ़ने का तरीका ये भी है कि मूल्य और आपूर्ति के बीच कैसा संबंध होता है। भाई क्वेश्चन भले ना पूछा हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा संबंध होता है। जैसे हम मानते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, ठीक है। कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसका जो डिमांड होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करें तो बच्चों, सप्लाई में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की
मूल्य बढ़ती है तो सप्लाई, उसका जो सप्लाई है वो क्या करते हैं, इनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, आपूर्ति और मात्रा के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, ओके, सब देखो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या संबंध होता है, पहली चीज। दूसरी, सप्लाई एंड क्वांटिटी के बीच में क्या संबंध होगा। भाई देखो, अगर सप्लाई बढ़ रही है, जस्ट अ मिनट, देखो बच्चों, अगर किसी भी चीज की मान लो कि सप्लाई इनहांस कर रही है, बढ़ रही है, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू में क्या संबंध होता है। ठीक है, संबंध होता भी है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ कि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को मत देखिए, उसके गिवन जो ऑप्शंस है ना उसके बारे में भी आप जानते रहिए। जैसे सपोज करो कॉस्ट क्या है। ठीक है, कॉस्ट कैसे होगा कि अगर मान लो किसी भी 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी वस्तु की एक इकाई को हम प्रोड्यूस करेंगे या वस्तु या सेवा की, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्या होगा कि जितनी कॉस्ट लगती है, कौन सी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। हाँ भाई, कॉस्ट के भी बहुत सारे टाइप है, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, ठीक है, रियल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों, अगर ये लागत नाम दे दिया तो आप लागत क्या है, लागत के बीच में आप जानते रहिए। ठीक है, उसके बारे में आप जानिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जब क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन देख के हमें टिक नहीं लगाना है, हमें सबके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के चीजें। तो पहले तो हम ये सब इरेजर से इरेज कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हम जल्दी आपके YouTube पे लाइव सेशन लेके आने वाले हैं। तो हमारे जितने भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं, सारे टीचर्स के, सारे सब्जेक्ट्स के, वो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर करिए, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लाइव सेशन लेके आ रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको ये भी देखेंगे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा, जब बच्चों के बीच में क्या कंपटीशन है, ठीक है, अब सपोज करो लाइव क्लासेस चल रही है, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। हम देखेंगे पहले कौन आंसर दे रहा है, तो आप अपनी भी कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं कि हम कितना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम पेपर देने जाए बच्चों, तो टाइमिंग का भी बहुत महत्व होता है। अब जैसे मान लो कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस अगर आ जाए, इलास्टिसिटी निकालने के लिए आ जाए, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो, लेकिन ये सारी चीजें आपको देखते ही सॉल्व कर देना है। और एक चीज और ध्यान रखिए, अच्छा वो तो ऑनलाइन है, चलो फिर तो ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ऐसा कर दूं कि ऑप्शन ना दिखे आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, आप ठीक है। व्हाट डज द डिमांड कर्व शो। ठीक है, डिमांड कर्व, मांग वक्र क्या दर्शाता है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पूरे जो आंसर्स है वो आपको हम समझाते हुए सॉल्व करेंगे। और जो मैंने आपको ये बताया कि जितने ऑप्शंस है उसके बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोगों ने अलग से पूरे लेक्चर्स अपने ऐप पे डाले हैं, आप उसको चाहिए और देखिए। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पे भी इतना सफिशिएंट आपको समझा रहे हैं कि आपको यहीं से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जो बच्चों को आता है वो अपना आंसर देखते जाएं। और याद रखिए कि इस टॉपिक से, मतलब डिमांड से रिलेटेड आपके यही क्वेश्चंस बनने वाले, इससे इतर कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही छानबीन के कि हाँ और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि व्हाट डज द डिमांड कर्व शोज, मांग वक्र क्या दर्शाता है। ठीक है, तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो जब भी बच्चों मांग वक्र की बात होगी, तो मांग वक्र क्या करता है, मूल्य और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध दिखाता है। ये हमने आपको फिगर ड्रॉ किया था, याद है। तो
उसमें हम क्या करेंगे, ये डिमांड कर्व शो किया था, ठीक है, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा, मतलब किसी भी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट जाती है, ठीक है। और जब वाइस वर्सा प्राइस आपकी कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्या है, सही आंसर है। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ टिपिकल डिमांड कर्व, ठीक है, मतलब एक समान मांग वक्र का झुकाव क्या होगा। तो बच्चों देखो, मांग वक्र का हम कैसे बनाते हैं, अगर हम एक लीनियर डिमांड फंक्शन बना रहे हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर मांग वक्र ऐसे बना रहे, इसे अगर लीनियर नहीं बना के वक्र फॉर्म में बना रहे तो कन्वेक्स टू ओरिजिन बनाते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन क्या होता है कि आप देखो कैसे ना, देखोगे ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड है और ये आपका क्या है, राइट साइड है। तो ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, नीचे की ओर झुका होता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं, नहीं समझ में आ रहा है, अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखो, राइट हैंड यहाँ रखो, बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। इंटर वाले बच्चे आपके लिए बहुत ही, हम लोग बेसिक से लेकर के क्लासेस आए हैं, तो आप एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़बाजी नहीं है। ये लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट होगा, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। और क्या होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ये भी याद रखिए। ये क्या होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बात समझ में आ गई, नहीं कलर नहीं समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, अब समझ में आई, ठीक है। तो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ी हुई कौन सी रेखा होती है, अगर हम इसी ऑप्शन में ये भी देख लें तो ये चढ़ी हुई रेखा क्या होती है, सप्लाई होती है, ठीक है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ी और सप्लाई कर्व, ये क्या होगा, सप्लाई कर्व का वो होगा। और ये आपका वो क्षैतिज क्या होगी। अच्छा बच्चों देखो, क्षैतिज जब इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू इन्फिनिटिव, ठीक है, कि अगर आपका क्वांटिटी मांग में थोड़े, प्राइस में थोड़े से परिवर्तन से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जो हमारा प्राइस है, ठीक है, प्राइस में क्या है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में क्या हो रहा है, चेंजेस हो जा रहा है, ठीक। तो क्या होगा कि प्राइस देखो हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, ओपी अगर हम ये कहें ये प्राइस हमारी फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक। तो हम क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटिव होगा तो हमारा जो कर्व होगा, डिमांड कर्व, वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन बच्चों देखो इसमें, और वर्टिकल कब होगा, वर्टिकल तब होगा कि जब हमारा इलास्टिसिटी क्या हो, जीरो हो, ठीक है, कि हमारा कीमत में कितना भी परिवर्तन कर दे, मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इलास्टिसिटी उस टाइम पीरियड पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, ऐसा सीधी रेखा होगा, मतलब वर्टिकल हो जाएगा। तो बच्चे गड़बड़ाना नहीं, इसमें क्या कह रहा है, एक समान मांग वक्र, ठीक है, शब्द शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे, सामान्य, सामान्य मतलब एक नॉर्मल सा, अगर हम कोई पूछ ले कि मांग वक्र कैसा होता है, ठीक है, टिपिकल लगाए या ना लगाए, अगर कोई जनरली आपसे यही पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इन तीनों में, इसमें इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या हो जाएगा कि उसी मांग वक्र पर चलन, ठीक है।
जैसे मान लो कि हम ये डिमांड कर्व बना दिए, मूवमेंट अलोंग मतलब क्या होता है, इसी डिमांड कर्व पे चलन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होता है और क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये बात याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांग में विस्तार और क्या होता है बच्चों, संकुचन, ठीक है। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। तो मांग में विस्तार कब होगा, जब उसी डिमांड कर्व पे चलन रहता है, मतलब कि अगर मान लो कि हमारी प्राइस बढ़ जाती है तो हम क्वांटिटी डिमांड क्या करते हैं, कम कर देते हैं। प्राइस अगर मान लो कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व मतलब उसी मांग वक्र पे जब चलन रहता है तो हम क्या करते कहते हैं कि हाँ, जब हमारी मांग बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं कि मांग हमारा क्या हो गया, कि एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। और जब हम ये कहें कि मांग हमारी घट जा रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मांग में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कि हमारी जो मांग है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और बच्चों एक चीज और देखो, अगर यही चीज में हम कहें कि मांग वक्र हमारा शिफ्ट हो जाए, ठीक है, अभी हम नीचे के क्वेश्चंस में शिफ्टिंग का भी क्वेश्चन करेंगे। शिफ्ट का मतलब होना ऊपर नीचे, ठीक है। अगर हम कहें कि मांग में वृद्धि हो रही है, तो अगर कोई भी हमारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है, जो कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई है, ठीक है, इस तरह से, तो वृद्धि जब होगी तो वो अपने दाईं ओर शिफ्ट होती है, ठीक है। और जब कमी होगी तो वो अपनी बाईं ओर शिफ्ट होती है, ये बात याद रखना, ठीक। लेकिन यही देखो कि अगर हमारी ये सप्लाई कर्व है, ठीक है, अगर ये इस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है, तब इसमें क्या होगा, वृद्धि या कमी, कि ये बाईं ओर शिफ्ट होगा कि दाईं ओर, तो ये आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे, नहीं तो फिर मांग से हम शिफ्ट हो जाएंगे सप्लाई पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, दाईं ओर शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब वो मांग में वृद्धि है। तो वृद्धि है तो इंक्रीज एंड डिक्रीज शब्द का यूज करते हैं, वृद्धि या कमी शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। और लेकिन अब उसी वक्र पे अगर चलन है तो हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ शब्दों का खेल है और उसी पे आपको क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय, अब देखो, चेंज इन प्राइस, चेंज इन पॉपुलेशन, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब बच्चों देखो, जब चेंज इन पॉपुलेशन होता है तो मांग में वृद्धि होती है, विस्तार नहीं होगा। क्यों, देखो कि पूरा का पूरा आपका मांग वक्र ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आय में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन इनकम, तो मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वाद और वरीयताओं में परिवर्तन हो जाए, मांग वक्र शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसमें वृद्धि या कमी होगी। लेकिन अगर उसके इटसेल्फ प्राइस में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन प्राइस। तो आंसर आपका क्या है, देखो ए आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड, ये तो हाँ, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं ये, व्हाट कॉजेस अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की वरीयताओं में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। सेम क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ये चीज याद रखो। आगे बढ़ते हैं हम, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, तो दिख रहा है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है, एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। बताइए कि जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो मांग घटेगा, कि प्राइस बढ़ने पर मांग घटता है या मूल्य से स्वतंत्र होता है। तो जो हमारा मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस
प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा इन जनरल। जब बच्चों आपसे कोई डिमांड, सॉरी फॉर दैट, जब कोई लॉ पूछता है, ठीक है, तो आप बताओगे कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर सपोज करो कि कोई आपसे क्या पूछ ले कि इस कर्व का शेप कैसा होता है, तो इस कर्व का शेप क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है। तो ये सारी चीजें जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो इन जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मांग का नियम क्या कहता है कि मूल्य के बढ़ने पर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो जहां पे देखो बढ़ना बढ़ना है, रॉन्ग हो गया, घटना घटना है, रॉन्ग हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब विपरीत रिलेशनशिप होगा, तो बढ़ने पर घटेगा। और स्वतंत्र तो है ही नहीं भाई, मांग का नियम पढ़ रहे हैं तो स्वतंत्र तो नहीं है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आप कह रहे हैं क्या, व्हाट शेप्स डज अ डिमांड कर्व टिपिकली हैव। ठीक है, नॉर्मली पूछा गया, टिपिकली नॉर्मली मांग वक्र का आकार कैसा होता है। आकार शब्द लग रहा है हट गया, यहाँ पे आकार है, ठीक है। मांग वक्र का आकार कैसा होता है, तो कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी हमने बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और एक्सेप्शन केस में आप मत जाइए, ठीक है, गिवन गुड्स में मत जाइए, सारी चीजों के अभी नहीं। जब आपको नॉर्मली चीजें पूछी जा रही है तो आप नॉर्मली तरीके से आंसर दीजिए। तो व्हाट शेप ऑफ द डिमांड कर्व, नीचे की ओर ढलान वाला, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ये ऊपर नहीं जा रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, देन 7। When demand increases due to a rise in income। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, ठीक है। तो जब आय बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है तो इसे क्या कहते हैं, सामान्य वस्तु, हीन वस्तु, लोचदार मांग या अलोचदार मांग। अब देखो जब नॉर्मली तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे, तो ये देखो क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड। तो ये बात किसकी कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी की, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी की। इन इलास्टिक डिमांड, देखो जब हम इनकम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनकम के बढ़ने पे हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर क्या असर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन इनकम। तो बच्चों ये लोचदार मांग अलोचदार मांग में आप कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि अगर मान लो इलास्टिक डिमांड दिया है तो इसका मतलब ये प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, ठीक है, वस्तु की मांग, मूल्य लोच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये मूल्य लोच की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकम के बढ़ने से किसी वस्तु की डिमांड आप कब बढ़ाएंगे, जब वो एक नॉर्मल गुड्स होगा, ठीक है, जब ये सामान्य वस्तु की मांग होगी। बात समझ में आ गई, हीन वस्तु की मांग तो घटा ही देंगे, ठीक है। और इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, ये बेसिकली बात किसकी कर रहा है, ये प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको प्राइस इलास्टिक शब्द नहीं दिया है, प्राइस शब्द नहीं दिया है, तो भी आप समझना बच्चों कि यहाँ पे ये प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ गिवन गुड्स, अ गिवन गुड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब गिवन गुड्स क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है, आप चाहिए उसको देखिए। गिवन गुड्स होता क्या है, देखो सकारात्मक मूल्य प्रभाव, नकारात्मक मूल्य प्रभाव, कोई मूल्य प्रभाव नहीं, या फिर
बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अगर मान लो गिवन गुड्स क्या होता है कि एक प्रकार की, ये क्या होती है कि घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, इंफीरियर टाइप ऑफ गुड होती हैं। इसमें क्या होता है, अब सकारात्मक मूल्य प्रभाव मतलब कि प्राइस के बढ़ने पर हम डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो मूल्य प्रभाव आपका तो सकारात्मक होगा नहीं। ठीक है, कोई मूल्य प्रभाव तो है ही नहीं, क्योंकि मूल्य प्रभाव तो होगा। अब ये नकारात्मक है कि बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो इसका मतलब क्या है कि मूल्य के बढ़ने पर हम क्या कह रहे हैं, उसका प्राइस, उसका जो डिमांड है वो घटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या, बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, तो पीछे की ओर ढलान वाला मांग वक्र। अगर ये चीज आपको दे तो गिवन गुड्स के लिए, ठीक है, गिवन गुड्स के लिए जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या है कि बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई कि इसमें पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट तो नहीं होगा कि हमारा प्राइस बढ़ने पर हम वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव भी नहीं होगा, कोई मूल्य प्रभाव नहीं होगा, और आंसर क्या होगा, बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं कि बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक, तो चलिए, ठीक है, तो बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, आपने सप्लाई कर्व सुना है, डिमांड कर्व तो नहीं सुना है। तो बैकवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि डिमांड का घटना। ठीक है, डिमांड का घटना। ठीक है, और डिमांड का डिक्रीज होना। बैकवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, जबकि इसके प्राइस में चेंजेस ना हुआ हो। किस में चेंज हुआ हो, अदर देन प्राइस। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमने अभी तुरंत आपको बताया कि डिमांड कर्व अलोंग द, जब इसी इसी पर मूवमेंट होता है तो वो एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। वो कब होता है, जब किसी वस्तु की इटसेल्फ प्राइस में, उसी वस्तु की कीमत में चेंजेस होता है, तो वो क्या होता है कि उसी कर्व पे चलन होता है। अगर उस वक्र के से वो घट रहा है डिमांड कर्व, या फिर मान लो डिमांड कर्व हमारा बढ़ रहा है, तो क्या कंडीशन होगा, तो प्राइस के अलावा, मतलब उस वस्तु के प्राइस के अलावा अगर किसी चीज में परिवर्तन हो, डिमांड में परिवर्तन, और सॉरी इनकम में परिवर्तन हो जाए, टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंजेस हो जाए, तो डिमांड कर्व क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बैकवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन डिमांड, जबकि किसी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हुआ हो, कीमत के अलावा अन्य चीजों में परिवर्तन हुआ हो। बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पूरक वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है जब किसी एक की कीमत बढ़ती है। ठीक है, तो पूरक वस्तु क्या होता है, पूरक मतलब जैसे कि हमेशा आपको बुक में आपको मिल जाएगा कि पूरक जब दो वस्तुएं एक साथ चलती हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका स्याही, ठीक है, मान लो कि आपका इंक हो जाए। ठीक है, इंक और पेन, पहले लोग फाउंटेन पेन से लिखते थे, तो ये दोनों पूरक वस्तु कही जाती थी। अगर मान लो पेन की डिमांड बढ़ जाती थी तो लोग इंक की डिमांड कम कर देते थे। क्यों, क्योंकि भाई पेन की डिमांड बढ़ गई है। ठीक, या फिर इंक की डिमांड अगर बढ़ जाती थी तो लोग पेन की डिमांड कम कर देते थे, पेंसिल से लिख लेंगे, क्या ही जाता है भाई, इतना महंगा हो गया। अब अब जैसे पेट्रोल और गाड़ी, अगर मान लो कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, मान लो 1000 रुपये पर लीटर कंडीशन पहुंच जाए, तो जो गाड़ी की डिमांड है जो कि पेट्रोल से चलती हो, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पे जो फ्यूल यूज किया जा रहा है, अगर पेट्रोल से ही चलने वाली गाड़ी होगी तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल और
जो गाड़ी है वो क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जो आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये मैंने आपको बताया है, नेगेटिव होती है। तो पूरक वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी एक की कीमत बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, घट जाती है, मतलब विपरीत रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो पूरक वस्तु की जो मांग होगी वो क्या होगी, घटती है, मतलब एक की कीमत के बढ़ने से, ठीक है, किसी एक वस्तु का प्राइस अगर मान लो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि भाई उसी से, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल इस तरह से ले लो कि मान लो कि मिठाइयों और चीनी एक दूसरे के पूरक है, भाई चीनी से ही मिठाई बन रही है, तो अगर मान लो कि रिफाइंड जो शुगर है, जो चीनी है, उसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, घट जाएगी मिठाइयों की। क्यों भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी बिकने लगेगी, ठीक है। तो जब किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो वस्तु की मांग है वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। आगे चले, तो इधर से नहीं स्क्रॉल हो रहा है, हाँ हुआ, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो अभी मैंने जस्ट एग्जांपल अभी आपको बता रही थी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिक होगा डिमांड, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल शेप का होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक। आगे चलते हैं, आगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ इट्स प्राइस इट इज कॉल्ड, ठीक है। तो भाई देखो आंसर क्वेश्चन क्या होगा, इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ इट प्राइस, लोचदार मांग क्या होगा कि भाई चलो कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसी अनुपात में उसी रेशियो में चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग। अलोचदार मांग मतलब क्या होगा, इन इलास्टिक मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, अलोचदार मांग है। अब क्या रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्ण रूप से लोचदार मांग। लोचदार मांग क्या है कि आपके प्राइसेस में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, और उससे ज्यादा आपके क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो जाए, या फिर प्राइसेस में कोई चेंज ना हो, बहुत ही मिनिमल चेंज हो या कोई चेंज ना हो, ना के बराबर चेंज हो। तो जैसे मान लो कि 1% का अगर मान लो चेंज हो जाए, इसको इस तरह समझो कि, या मान लो 0.5% का चेंज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड में 50% चेंज हो जाए, इतना चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इलास्टिक मांग है। यूनिटरी डिमांड का मतलब क्या होगा, यूनिटरी डिमांड का मतलब 1% का चेंज अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो 1% का चेंज आपके क्वांटिटी डिमांडेड में भी हो जाएगा, ठीक है, तो इकाई मांग होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ प्राइस, मतलब कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। जैसे राजनेता लोग कैसे होते हैं, कोई कुछ भी बोलता रहे उससे फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है, फर्क किससे पड़ेगा, अपने काम से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको, जैसे कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, इस तरह आपको बन जाना चाहिए बहुत ही फोकस्ड। अगर एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई कुछ भी बोले उसके प्रति क्या हो, इन इलास्टिक लो, कोई कितना भी बोले आप फोकस्ड रहिए अपने एग्जाम पे और अपने एग्जाम को क्रैक करिए, ठीक है, पूरी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12। 12 क्या कह रहे हैं, डिमांड फॉर अ नेसेसिटीज इज यूजली, मतलब आवश्यक वस्तु की मांग, आवश्यकताओं की मांग आम तौर पे क्या होती है, तो आम तौर पे ये क्या होती है आपकी, इन इलास्टिक होती है। जैसे मान लो कि आपकी
नमक है, तो नमक हमारे लिए क्या है, आवश्यक वस्तु है भाई, बिना नमक के तो हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज यूजली क्या होगी कि आपकी इनइलास्टिक होती है। हम परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं कह सकते कि भाई उसका सब्स्टिट्यूट आ जाए, सीधा नमक आ जाए, टाटा नमक है, बहुत सारी काला नमक है, ठीक है, कुछ देर के लिए तो हम एक आध दिन तो बिना नमक के भी रह सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पूर्ण क्या होगा, पूर्ण रूप से अलोचदार नहीं होगा और ना ही आपका परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है। ये दोनों वैसे भी गलत हो गए, तो सही क्या होगा आपका, इनइलास्टिक होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व इंडिकेट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अभी जस्ट मैं आपको समझा रही थी यही चीज कि जब हमारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है, अगर ये इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, दाईं ओर शिफ्ट होता है। जब बच्चों ये डिक्रीज होता है, कम होता है, तो ये क्या होता है, अपनी बाईं ओर शिफ्ट होता है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, तुम तुरंत एक कर्व खींच लो ऐसे, ये बना लो आपका डिमांड कर्व, तो इसका मतलब ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी होगा। अगर डिमांड करो ऐसे शिफ्ट हो जाए तो इसका मतलब इसी प्राइस पे हमको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। अगर डिमांड करो इस ओर शिफ्ट हो जाए, मतलब इस प्राइस पे हमको कम क्वांटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इसका मतलब मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। विस्तार नहीं होता, विस्तार कब होगा, जब एक ही कर्व पे चलेगा। और बच्चों पता है ये जो क्वेश्चन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में तक पूछा था, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज, लेकिन वो चीजें क्या होती है वक्त के साथ भूलती चली जाती है, तो हमें भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो व्हाट डज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जब कोई, जब बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या, मांग में कमी हो रही है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या दिया है, बी दिया है, बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, इसको छोटा कर दे, हिंदी वाले को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी उसी की बात में चर्चा कर रहे थे हम लोग। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या है, किसी एक वस्तु की प्राइस रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे वस्तु के डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस हो रहे हैं, गॉट इट। तो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ वन गुड, गलत है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, दो गुड होगा, दो गुड होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू द प्रोडक्ट प्राइस ऑफ अनदर। एक बच्चों एक चीज और याद रखो, एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू मीन बाय द इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हो, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, वन वर्ड में समझाना हो तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, क्या होता है, रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब ही क्या होता है, इलास्टिसिटी, मतलब कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है, उसके रिस्पॉन्स में हम क्वांटिटी डिमांडेड में, उपभोक्ता क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस करता है, ये आपका क्या बताएगा, इलास्टिसिटी बताएगा, ठीक है। जब हम बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बताता है, किसी एक वस्तु की प्राइस में चेंजेस हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो दूसरी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये सही आंसर है, रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी को हम रेस्पॉन्सिवनेस भी कहते हैं, तो ये रेस्पॉन्सिवनेस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू द प्राइस ऑफ अनदर, तो ये सही है। रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू इनकम, तो ये क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है, ये सही है। बात समझ में आ गई। चलिए
आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द डिमांड सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। तो बच्चों देखो, यूनिटरी इलास्टिसिटी ये खुद आंसर दिया है कि व्हेन इज डिमांड सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। तो मांग का इकाई लोचदार कब कहा जाएगा, व्हेन इलास्टिक इज 1। ठीक है, व्हेन इलास्टिक इज 1। ठीक, वैसे बेसिकली यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक कब कहा जाएगा, जब आपके प्राइस क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। What type of good has a demand curve that slopes upward। किस प्रकार की वस्तुओं का जो मांग वक्र है वह ऊपर की ओर ढलान वाला होता है। किस वस्तु का मांग वक्र, अब देखो किस वस्तु का जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर ढलान वाला होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जब हम आपको गिवन गुड्स के बारे में बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो गिवन गुड्स है वो एक्सेप्शन केस होता है, और जो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा डिमांड कब होगा, वो ऊपर की ओर ढलान वाला होगा। ठीक है, स्लोप्स अपवर्ड। जब स्लोप हम डाउनवर्ड करते हैं तो ऐसे होता है, स्लोप अपवर्ड ऐसे होगा। ठीक है, तो गिवन गुड्स के लिए जो स्लोप होगा वो इस तरह से होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, when the price of a good falls and demand increases it is an example of। ठीक है, मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो ये किसका उदाहरण है, लोचदार मांग, अलोचदार। अलोचदार तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कीमत घट रहा है मांग बढ़ रहा है। अगर हम ये कहें कि कीमत घट रहा है और मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो, बेसिकली ये क्या चेंजेस को दिखा रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो मांग क्या है, बढ़ रही है, मतलब मांग में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो वो लोचदार और मतलब इन इलास्टिक तो नहीं हो सकता। अब इकाई हो सकता है, लोचदार हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे ये दिया रहता क्वेश्चन में कि वस्तु की मांग 1% घटती है, सॉरी 1% कीमत घटती है तो मांग भी 1% बढ़ती है, तो ये किसका उदाहरण है, तब हम तुरंत फटाक से कहते हैं किसका, इकाई मांग का, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक, अगर यहाँ पे सिंपल दिया है कि वस्तु की कीमत घट रही है मांग बढ़ रही है तो किसका उदाहरण है, तो आप सिंपल एग्जांपल दोगे और यहाँ पे आप लिखोगे आपका लोचदार मांग। बात समझ में आ गई। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज देना चाहिए था, अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो फिर आप सिंपल इलास्टिसिटी, सॉरी इलास्टिक आप कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। What does a perfectly inelastic demand curve look like? पूर्ण रूप से आलोचदार मांग वक्र कैसा दिखता है, तो वर्टिकल दिखता है। अभी हमने आपको बताया वर्टिकल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, हर बार पूछता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारे इलास्टिसिटी है, ये मान लो डिमांड कर्व है, ये लीनियर डिमांड कर्व है। ठीक है, इलास्टिसिटी ये ऊपर से नीचे घटती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। लीनियर डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट रहती है, क्या रहता है। तो बच्चों याद रखो, जब भी ऐसा लीनियर डिमांड कर्व होता है तो इसमें इलास्टिसिटी बीच में 1 होती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटिव होती है, और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन, सॉरी इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और यहाँ पे लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखें, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर जो हमारी मांग की लोच है, मांग की कीमत लोच है, वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, और नीचे से ऊपर जाने पे क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। What does a change in consumer preferences causes? उपभोक्ता की वरीयताओं में क्या परिवर्तन में क्या होगा? तो शिफ्ट हो जाएगा, मूवमेंट along the demand curve, decrease in supply। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब मांग वक्र राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड क्या होता है, शिफ्ट होता है, बढ़ता है, वृद्धि होती है, कमी होती है, बढ़ता है या घटता है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। इफ अ गुड इज अ लग्जरी, इट्स डिमांड इज टिपिकली, यदि कोई वस्तु विलासिता की हो तो उसकी मांग आमतौर पे कैसी होती है? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, विलासिता की वस्तु होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ शब्द जुड़ गया टिपिकली, मतलब नॉर्मली, तो हम क्या कहेंगे, लोचदार मांग, मतलब इलास्टिक मांग होती है। ठीक है, तो आमतौर पे वो इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। द डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम, मांग आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? आपूर्ति अनुसूची, लागत वक्र, कंज्यूमर्स मार्जिनल यूटिलिटी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, तो डिमांड जो कर्व है वो बेसिकली कहाँ से डिराइव्ड हुआ है, हमारे सीमांत उपयोगिता से ही डिराइव्ड हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जैसे जो उपभोक्ता है वो जब उत्तरोत्तर उपभोग करता चाहता है, ठीक है, उत्तरोत्तर इकाइयों, किसी वस्तु की इकाइयों में क्या करेगा, वृद्धि करते जाता है, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि जब हम रोटी की पहली यूनिट खाते हैं, पहली इकाई खाते हैं, तो हमको बहुत तृप्ति की अनुभूति होती है, भाई हमको बहुत तेज भूख लगी होती है उस समय। ठीक है, और जब धीरे धीरे हमारा पेट भर जाता है, खाते जाते हैं, तो फिर उसके बाद उतनी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता, मतलब सीमांत उपयोगिता घट जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, अब तो शादी वादी का सीजन चल रहा है, तो उसमें क्या है कि जब इनविटेशन आता है तब लगता है कि हाँ चलो शादी का इनविटेशन आया, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम पहुंच के तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो। जब पेट भर जाता है तो लगता है कि भाई बस बस अब यहाँ से भागो, घर जाओ, रेस्ट करो। ठीक है, जो प्रोग्राम हो रहा है वो देखो ना देखो कोई फर्क नहीं है, सब शादी में खाने ही जाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो उस समय क्या होता है कि जब खा लेते हैं तो फिर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, फिर नहीं रह जा, मतलब जीरो हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता से ही आपका जो है डिमांड कर्व अराइज हुआ है। ठीक है, तो ये डिराइव्ड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाई है, और यूट्यूब पे वो लेक्चर्स पड़ी हुई है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए देखिए। ठीक है, तो उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है, सीमा उपयोगिता नहीं होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता है। ठीक है, हिंदी वाले इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, यहाँ पे सीमांत उपयोगिता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज अ प्राइस इंक्रीज हैव ऑन डिमांड व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, जब मांग लोचदार होती है तो मूल्य वृद्धि का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग अपरिवर्तित रहेगा, मांग में महत्वपूर्ण कमी होती है, मांग बढ़ जाती है, या फिर मांग में थोड़ी कमी होती है? What effect a price increase have on demand when the demand is elastic? तो जब वस्तु की मांग लोचदार होती है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो मांग में कमी होगी। ठीक है, लेकिन अपरिवर्तित नहीं रहेगी क्योंकि इनइलास्टिक तो नहीं है। ठीक है, मांग में महत्वपूर्ण कमी होती है या फिर मांग में थोड़ी कमी होती है?
तो हम सिग्निफिकेंटली शब्द को सही मानेंगे, तो हम क्या कहेंगे, डिमांड डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि लोचदार होती है तो मांग में कमी होती है। अब यहाँ परसेंटेज देता तो समझने में आसानी रहता कि भाई लोचदार मांग है, लेकिन अगर आपको ऐसा दे तो सिग्निफिकेंटली वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना आपके ऑप्शंस कुछ अच्छे नहीं होते, जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपने देखा कि डिमांड डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, डिमांड तो डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली होगा या स्लाइटली होगा। तो जब भी आपको सिग्निफिकेंटली शब्द दिखे तो आप उसको ही टिक करना, तो इसमें ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट हैपेंस इफ अ गुड इज कंसिडर्ड इंफीरियर, यदि कोई वस्तु हीन मानी जाती है तो क्या होता है। आय बढ़ने पर मांग घटती है, आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, आय में बदलाव से मांग प्रभावित, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है कि इंफीरियर गुड्स क्या होती है कि हमारा जब इनकम, कस्टमर का इनकम इन्हांस होगा, ठीक है, बढ़ता है, तो कस्टमर क्या होता है, उसका जो डिमांड होता है वो कम कर देता है, क्योंकि भाई वो इंफीरियर गुड है। तो यहाँ पे आय बढ़ने पर मांग क्या होती है, घट जाती है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अरे यार, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 पे थे हम लोग ना। ओके ओके, व्हाट डज द डिमांड कर्व शोज इन रिलेशन टू अ नॉर्मल कर्व, सामान्य वस्तु से क्या होता है रिलेशन, मूल्य बढ़ने पर हमारा मांग घटता है। ये क्वेश्चन देखो, ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है इसी को घुमा घुमा के न जाने कितने मतलब वाक्यों में ये दे दिया है। सिंपल सा पूछा है कि व्हाट डज द डिमांड कर्व शोज इन रिलेशन टू अ नॉर्मल कर्व, सामान्य वस्तु से संबंधित मांग वक्र क्या दर्शाता है कि मूल्य बढ़ने पर हमारा मांग घटता है। प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप हो। ठीक है, मांग, मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय लोच की मांग क्या है, नहीं मांग की आय लोच क्या है, ये हिंदी इसका मीनिंग नहीं सही है। मांग की आय लोच क्या होती है, तो मांग की आय लोच क्या होती है कि हमारा कि इनकम में चेंजेस होने से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू इनकम चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ले लेंगे इसी को कंटिन्यू करके। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, व्हाट कॉजेज डिमांड फॉर अ गुड टू बी अ परफेक्टली इनइलास्टिक, किसी वस्तु की मांग को पूर्ण रूप से अलोचदार बनाने का क्या कारण है। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, मैनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, द गुड इज लग्जरी, द गुड इज नेसेसिटी। अब देखो, जब यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था पूर्ण रूप से अलोचदार, पूर्ण रूप से अलोचदार का मतलब क्या होता है कि प्राइस में कितना भी चेंजेस हो जाए, प्राइस 1000 रुपए भी हो जाए तो भी लोग उतने ही क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे, प्राइस 10 रुपए हो जाए तो भी लोग उतने ही क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से अलोचदार मांग का मतलब क्या है। ठीक, अब अगर मान लो यहां से देखो, द गुड इज नेसेसिटी, इसकी मांग लो आलोचदार होती है, इनइलास्टिक होती है, लेकिन पूर्ण रूप से आलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता। ठीक है, फिर कह रहा है कि द गुड इज लग्जरी, लग्जरी के लिए तो एकदम नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गया।
बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत सारे हैं तो भाई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना, प्राइस में कितना भी चेंज हो, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो हम दूसरा चीज यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तो फिर वो इनइलास्टिक नहीं होगा ना डिमांड, क्योंकि भाई उसके सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। जब किसी वस्तु का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध न हो तो प्राइस कितना भी बढ़ा जाए, ठीक है, तो उसका अरे डिमांड कम नहीं होगा। तो क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, ठीक है। तो जब कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है तो उस वस्तु की मांग को पूर्ण रूप से क्या कहेंगे, इनइलास्टिक कहेंगे, अलोचदार कहेंगे। फिर उपभोक्ता उसके लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाउ डज एनी हाउ डज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट अफेक्ट्स डिमांड। एक विकल्प की कीमत, विकल्प वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट्स है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, जैसे टी एंड कॉफी। अगर मान लो टी की प्राइस बढ़ गई तो टी की क्वांटिटी डिमांड कम करेंगे, हम कॉफी पीना शुरू कर देंगे। भाई अगर मान लो कि एक कप टी 50 रुपए हो जाए, ठीक है, और एक कप कॉफी मान लो हमें 10 रुपए में मिल जाए, सपोज दैट, तो हम क्या करेंगे, टी पीना शुरू कर देंगे। प्रेफरेंसेस का अलग चीज है, अभी सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देखो। तो कह रहा है कि हाउ हाउ डज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट्स डिमांड। एक विकल्प की कीमत बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जो विकल्प वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ रही है, तो जो ओरिजिनल गुड होगा उसकी जो डिमांड होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, तो ये अगर बढ़ेगा तो वस्तु का जो मूल वस्तु की मांग है वो भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, ये बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गुड्स हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। किस प्रकार की वस्तुओं का मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है। तो सामान्य वस्तु हो, चाहे हीन वस्तु हो, चाहे विलासिता की वस्तु हो। गिफिन गुड्स का सिर्फ अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बाकी सभी प्रकार के गुड्स का क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बात समझ में आ गई। चलिए तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन द लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल है, विपरीत संबंध है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। टिक करते जाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये आपका आज का लास्ट है इस लेक्चर का, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका टाइम आई थिंक 1 आवर होने वाला है, ठीक है। इफ डिमांड फॉर अ गुड इज इलास्टिक, अ राइज इन प्राइस विल लीड टू। यदि किसी वस्तु की मांग लोचदार है तो मूल्य वृद्धि से क्या होगा, कुल राजस्व में कमी होगा, कुल राजस्व में वृद्धि होगा, कुल राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मांग में कमी होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ डिमांड फॉर अ गुड इज इलास्टिक, कि हमारा जो कीमत है उसमें परिवर्तन करेंगे तो मांग में परिवर्तन होगा, ठीक है, इलास्टिक है, उतना ही रेशियो में चेंजेस होगा। तो किसी वस्तु की मांग अगर लोचदार है तो मूल्य वृद्धि से क्या होगा कि कुल राजस्व में क्या होगा, कमी होगा। क्यों, क्योंकि देखो कि अगर मान लो कि हमारी कीमत मान लो P है, ठीक है, और क्वांटिटी हमारी क्या है, Q है। अब कह रहा है कि किसी वस्तु की मांग लो से मूल्य वृद्धि, अगर मान लो मूल्य में हम वृद्धि कर दे तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। इसको इस तरह से समझो कि ये 2 रुपए है, प्राइस हमारी 2 रुपए है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 5 रुपए है। तो टोटल जो हम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, P इंटू क्यू। इसका मतलब 2 गुणे 5 मतलब कि कितना हो गया, 10 रुपए। बात समझ में आ गई। प्राइस अगर बढ़ गई, मान लो 2 से 4 रुपए हो गई, यहाँ पे हम लिखें 4 रुपए हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो क्वांटिटी डिमांडेड घट गई, 2 हो गई। भाई इसमें हमने 2 का चेंजेस किया तो ये हमारी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 2 हो गई, घट गई। तो 4 गुणे 2 मतलब
8 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड लोग कम कर देते हैं। तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, P इंटू क्यू। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, 2 रुपए है तो लोग मान लो 100 रुपए, अरे 100 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, तो हमें कुल कितना मिल रहा है, 200। अगर मान लो 2 रुपए से 1 रुपए प्राइस हो जाए तो लोगों ने 50 ही क्वांटिटी, अरे सॉरी, प्राइस बढ़ाना है, 3 कर दें, ठीक है, प्राइस अगर 3 रुपए कर दें तो लोग क्वांटिटी सेम तो नहीं खरीदेंगे, लोग क्वांटिटी क्या क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक है, क्वांटिटी कम कर देंगे। तो मान लो ये क्या करेंगे, ठीक है, 3 कर दें तो हम मान लो कि लोग 50 क्वांटिटी ही खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब 150। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा प्राइस क्या होगा, प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास में कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्लीज डू कमेंट, वी आर हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। ठीक, और एक चीज और है कि अगर आपको हमारे विरासत एकेडमी की क्लासेस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप जाइए, बहुत ही कम प्राइस पे हमने नए नए कोर्स निकाले हैं, आप तुरंत उसे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, स्टे हेल्दी और पढ़ते रहिए, ठंड में आराम से पढ़िए और बीमार मत पड़िए, स्वेटर ज़रूर पहनिए और हेल्दी रहिए और अपनी तैयारी को परफेक्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विरासत एकेडमी।